नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। ये मेरा एफ़र्ट है मीन्स 2025 के लिए। कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट होंगे, मैं उन्हें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और बहुत प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं 10 टॉपिक कवर कर रहा हूँ तो उसमें से 3 से 4 पे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, मतलब इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि ये अभी करंट में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जब मैं आपको टॉपिक्स बताऊँगा तो आप खुद इस चीज़ से एग्री करेंगे कि नहीं सर, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं। जैसे पहला हो गया स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एसएमआर कहते हैं शॉर्ट में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो बिग रिएक्टर्स हैं, जो बड़े रिएक्टर्स हैं, उनको सेटअप करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ठीक, दूसरा उसमें रिस्क बहुत होता है। ठीक है, इसके अलावा अपोजिशन होता है लोगों की तरफ से। रिस्क क्यों होता है, इसका एग्जांपल क्या है? जैसे चेरनोबिल में हुआ था, जो अब यूक्रेन में है, पहले सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था। तो ये डिज़ास्टर था। फुकुशिमा भी हुआ था जापान में। ठीक है, तो इन सब की वजह से जो बड़े रिएक्टर्स हैं उनको अवॉइड करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या लेके आए? एसएमआर का, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। इसकी जो आईएईए की डेफिनेशन है वो क्या है कि 20 मेगावाट से 300 मेगावाट तक की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कहते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो चलिए इसको अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले अगले टॉपिक देख लेते हैं जो दूसरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आदित्य L1। इस पर अभी तक क्वेश्चन पूछ लिया जाना चाहिए था, पर यूपीएससी ने नहीं पूछा है। इसकी जगह चंद्रयान 3 पर पूछ लिया गया था। ठीक है, तो ये भी एक एक्सपेक्टेड टॉपिक है। इसके अलावा तीसरा हो जाता है एआई। ये क्यों होता है? क्योंकि 2 नोबेल प्राइज़ेस मिले हैं। कौन कौन से? पहला फिज़िक्स में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को मिला है, और दूसरा मिला है केमिस्ट्री में प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए। विनर्स के नाम मेंस में इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स में थोड़े हो सकते थे, पर यूपीएससी जल्द, खैर आप कुछ नहीं कह सकते यूपीएससी के बारे में, पूछने में कुछ भी पूछ लेता है। चलिए, ये तीसरा टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक है क्वांटम। रीज़न क्या है जो हम इसे इंपॉर्टेंट मान रहे हैं? क्योंकि यूनाइटेड नेशन, स्पेसिफिकली कहें तो यूएनजीए ने 2025 को 2025 को क्या कहा है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये डिक्लेयर किया है। तो इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पांचवा टॉपिक है स्पेस एक्स मिशन। ये क्या था? स्पेस डॉकिंग मिशन था। किसका? इसरो का। इसमें क्या किया गया कि एक आपका ये सैटेलाइट है, एक आपका ये सैटेलाइट है, ये। अब इन दोनों को क्या स्पेस में एक दूसरे के साथ, ये मान लीजिए स्टेबल है और इसकी थोड़ी स्पीड ज़्यादा करके इसको लेके आया गया और इन दोनों को जोड़ दिया गया, मतलब डॉक कर दिया गया। तो इसको कहते हैं डॉकिंग। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? हमारा जो बीएएस प्रोग्राम है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्टेशन ये हमें लॉन्च करना है। तो हम पूरा जो स्टेशन है उसको तो भेज नहीं सकते एक बार में, टुकड़े टुकड़े करके भेजेंगे, और इन पीसेस को बाद में हमें ऊपर ले जाके जोड़ के अपना पूरा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी यही 4 टॉपिक बता रहा हूँ, और भी हैं, लिडार वगैरह है। एक बहुत ही टाइम से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस पे क्वेश्चन, निसार पे, पर अभी तक नहीं आया। लाइगो है। ठीक है, तो ये बहुत टाइम से इन पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर ये अभी हॉट टॉपिक्स हैं तो इनसे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है आने की। ठीक है, तो आज हम एक टॉपिक कवर कर लेते हैं, एसएमआर कर लेते हैं, और एसएमआर में भी क्या पूरा न्यूक्लियर ही पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा सिर्फ एसएमआर पे नहीं होगा, उसकी मल्टीपल डायमेंशन हो सकती हैं, जैसे इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, तो एसएमआर को स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे अपनी इंडिया की प्रेजेंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी न्यूक्लियर की कितनी है? 8,880 मेगावाट, 8,880 मेगावाट। इसी को गीगावाट में कहेंगे तो 8.8 गीगावाट ये कैपेसिटी है। ठीक है, और इसके अलावा जो 2025 का 2025 का हमारा बजट है, इसमें एक मिशन लॉन्च किया गया है, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? टारगेट सेट किया है। क्या टारगेट सेट किया है? कि हमें 100 गीगावाट पहुंचना है बाई 2047। मतलब जब हमें 100 साल पूरे होंगे आज़ाद हुए, तब हमारी जो कैपेसिटी है वो 100 गीगावाट होनी चाहिए। अभी कितनी है? 8.8 गीगावाट। मतलब कि हमें मोर देन 90 गीगावाट ऐड करनी है।
और हम बड़े रिएक्टर से ऐड कर पाते तो अभी तक कर लिए होते, क्योंकि 75 साल तो पूरे हो चुके हैं। और कंपैरेटिवली ईयर वाइज देखें तो बहुत कम ही एडिशन हुआ है कैपेसिटी का, तो इसीलिए एसएमआर का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इंडिया के केस में बीएसआर का ये 2024 के बजट में, 2024 के बजट में कॉन्सेप्ट आया था, और जो 25 का बजट है वो भी इसके बारे में बात करता है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन में। ठीक है, तो ये बीएसआर का फुल फॉर्म क्या है? भारत स्मॉल रिएक्टर्स। ये एक टाइप ऑफ एसएमआर है जिसकी कैपेसिटी है 220 मेगावाट। ठीक है, और वैरायटी क्या है? ये PHWRE है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। तो ये जो कुडनकुलम वगैरह हैं वो PHWRE है। तो जो बीएसआर होगा वो मिनिचराइज्ड वर्जन होगा। ठीक है, तो 220 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। अब जब हमने इसके बारे में बात की है तो हमें इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी पता होना चाहिए। क्या न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना? 3 स्टेज है। ठीक है, 3 स्टेजेस में पहली स्टेज क्या है? PHWR, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं। ठीक है, दूसरे में FBR हैं, इन्हें बोले तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, और जो तीसरा स्टेज है वो है एडवांस्ड, थर्ड है एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स। समझ गए होंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये 3 स्टेजेस हैं। और अब इन 3 स्टेजेस में क्या होता है कि इनिशियली जो ये पहली स्टेज है PHWR, इसमें हम क्या करते हैं? यूरेनियम, जो कि हमारे यहाँ बहुत कम पाया जाता है। मोस्टली हम इम्पोर्ट करते हैं। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से करते हैं, कनाडा से करते हैं, और मंगोलिया से करते हैं, कजाकिस्तान से करते हैं। ठीक है, इन सारी कंट्रीज से हम इंपोर्ट करते हैं यूरेनियम 238। ठीक है, तो जब इसमें एक न्यूट्रॉन ऐड होता है, स्लो न्यूट्रॉन, तो इससे क्या बनता है? प्लूटोनियम 239 बन जाता है, और कुछ एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो प्लूटोनियम आया है, ठीक है, इससे हम यूज़ करेंगे अपनी सेकेंड स्टेज में, जिसमें हमारा होगा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो फ्यूल है जितना यूज़ करता है उससे ज़्यादा जनरेट करता है दैन यूज्ड। ठीक है, जितना ये फ्यूल यूज़ करता है उससे कहीं ज़्यादा जनरेट करता है। और इस स्टेज में जो हमारा फ्यूल है वो क्या है? प्लूटोनियम 239। ठीक है, तो थोरियम का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो इसका 232 होता है एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास। हाँ, तो थोरियम 232 है, ये अपने पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहीं अपनी बात करें यूरेनियम की और प्लूटोनियम की, ये हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हमने अपना 3 स्टेज प्लान बनाया है जिससे कि हम जो इम्पोर्टेड यूरेनियम है उसके थ्रू प्लूटोनियम जनरेट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इतना प्लूटोनियम जनरेट हो जाए, फिर इसको हम FBR में डाल पाएँ। और FBR में डालेंगे तो ये हमारा और प्लूटोनियम देगा, और प्लूटोनियम देगा तो इसको ले जाके थर्ड स्टेज में हम थोरियम के साथ वो करेंगे। और इससे क्या होगा कि थोरियम की सप्लाई तो हमारे पास बहुत कम है, सॉरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो थोरियम ब्रेक होता है यूरेनियम 233 में। ठीक है, जो कि फिसाइल होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि हम 60x मोर एनर्जी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं सेम अमाउंट ऑफ यूरेनियम से। ठीक है, और जो थोरियम है वो पाया जाता है कहाँ? केरला में जो मोनाजाइट सैंड्स हैं, केरला के बीचेस में पाया जाता है मोनाजाइट सैंड, उसमें से थोरियम निकलता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? पहले हमने डिस्कस किया है, टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, उनको छोड़ देते हैं। आगे क्या कि हमारी जो कैपेसिटी है 8880 मेगावाट है। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है कि हम 100 गीगावाट लेके जाएंगे न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के अंडर। कब तक? 2047 तक। अभी हमारी 8.8 है, हमें लेके जाना 100 गीगावाट। लेकिन ये कैसे करेंगे? ये तो एक जादू के तरीके ही हुआ। तो ये जादू करने के लिए हम लेके आए हैं BSR, जो क्या है? एक टाइप ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है। ये फुल फॉर्म हो गया भारत स्मॉल रिएक्टर। इसकी कैपेसिटी है 220 मेगावाट। ठीक है, और ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि SMR को SMR कहते क्यों हैं। ठीक है, तो SMR जो है इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ठीक है, स्मॉल क्यों? क्योंकि साइज़ छोटा है कन्वेंशनल रिएक्टर्स के कंपैरिजन में। मॉड्यूलर क्यों? जैसे मॉड्यूलर किचन होता है ना, कि इनको फैक्ट्री में ये पार्ट्स बिल्ड किए गए, ठीक है, और इनको ले जाके असेंबल कर दिया गया साथ में, तो ये पूरा एक फंक्शनल सिस्टम बन गया। ठीक है, जो ट्रेडिशनल रिएक्टर है उसके लिए क्या करते हैं? साइट सेलेक्ट करते हैं, फिर उस पर वहाँ पे धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, और ये एक जगह फिक्स रहते हैं। ये SMR का केस क्या है कि हमें यहाँ पे ज़रूरत है, हमने रखा, अभी हो गया कि नहीं भाई अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो इसको अपन वापस से खोल के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको ये बोलते हैं। फिर इसके बाद हमने समझा क्या, जो 3 स्टेज प्रोग्राम है इंडिया का। ठीक है,
इसके जो फादर हैं, ये जनक कहें तो कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इन्होंने ये प्लान किया था हमारा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, फिर बेसिक चीज़ें आ जाती हैं जो नॉर्मली डिस्कस करते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं न्यूक्लियर एनर्जी के। ठीक है, तो पहला एडवांटेज क्या होगा कि क्लीन है, पोल्यूशन नहीं करती है। मतलब थोड़ा तो होता है, कब? लिटिल बिट, कब? जब ये जो पार्ट्स का प्रोडक्शन होता है तो उसमें थोड़ा सा होता है। लेकिन और जो दूसरा थोड़ा पोल्यूशन करते हैं वो क्या है? जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है। ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क है कि इसको कैसे हैंडल करें। ठीक है, लेकिन हमारा जो 3 स्टेज प्रोग्राम है ये क्लोज्ड साइकिल है। ठीक है, ये कीवर्ड भैया इसको याद रखना है। ठीक है, क्लोज साइकिल का मतलब क्या होता है कि जो एक स्टेज में बाई प्रोडक्ट होता है, वो जो सेकंड, ये फर्स्ट स्टेज है जो बाई प्रोडक्ट निकला। ठीक है, ये जो सेकंड स्टेज है इसमें एज अ इनपुट काम कर जाता है। ठीक है, फिर इसका जो निकलेगा वो थर्ड स्टेज में एज अ इनपुट काम कर जाएगा। ठीक है, तो हम इफेक्टिवली क्या है, जो अपना वेस्ट है उसको बहुत रिड्यूस कर दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं याद कि 1 kg यूरेनियम से कितने टन कोल के इक्विवेलेंट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, पर ये जो नंबर है ये 60 to 70 टाइम्स शायद, और ज़्यादा भी है। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, तो ये आपको बाद में कभी दूसरी क्लास में बता दूंगा। ठीक है, तीसरा क्या है कि न्यूक्लियर को हम हर जगह ले नहीं जा सकते, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं पिंक हाइड्रोजन को जनरेट करने में। ठीक है, जो न्यूक्लियर एनर्जी की जाती है उसको बोलते हैं पिंक हाइड्रोजन, जो रिन्यूएबल एनर्जी से करते हैं उसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। फिर ग्रे ब्लैक ये सब होती हैं। आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो जब नेशनल हाइड्रोजन मिशन पढ़ेंगे तब आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चौथा एडवांटेज क्या है कि सेल्फ सफिशिएंट बनाता है। अभी क्या है कि हमारा जो मेन इम्पोर्ट आइटम है क्या है, क्रूड ऑयल है। ठीक है, इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट को भी इम्पैक्ट पड़ता है और हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड भी उल्टा होता है, जिसको हमें रेमिटेंसेस और कैपिटल अकाउंट से बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, अब जब इसकी ज़रूरत हो जाएगी कम, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आ जा रही है न्यूक्लियर से। ठीक है, तो हमारा पैसा भी बचेगा, मतलब डॉलर बचेगा। ठीक है, फॉरेक्स बचेगा और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कम होगा और शायद कभी हम सरप्लस पे आ सकें। ठीक है, और लिख सकते हैं कौन सा 4 हो चुका है ना, 5वां लिख सकते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी की प्रॉब्लम से क्या है, जैसे इंटरमिटेंसी है। देखिए ये सब टेक्निकल टर्म्स हैं, अगर ये आपने मेंशन नहीं किया अपने आंसर में तो नंबर को भूल जाइए। ठीक है, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2.5 से 3 दे देगा और आगे बढ़ जाएगा। और GS3 का ये रिकॉर्ड है कि अच्छे अच्छे टॉपर्स हैं उनके भी 80-85 मार्क्स ही आते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो जिसने कीवर्ड्स मेंशन किए हैं उसको नंबर मिलेंगे, जिसने नहीं किया है उसको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इंटरमिटेंसी का मतलब क्या होता है कि जैसे सन है, हमारे सूरज चाचा हैं। ठीक है, ये क्या है, दिन में आते हैं तो दिन में धूप ही धूप लो। ठीक है, लेकिन जैसे रात होती है तो ये हो जाते हैं गायब। आप उस टाइम पे सोलर एनर्जी पे अगर डिपेंड करेंगे आप, और क्रूड ऑयल क्या है, हमें बंद नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना है, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करना है। हमारे कुछ कमिटमेंट्स हैं पेरिस एग्रीमेंट के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे न्यूक्लियर आ जाती है कि दिन में सूरज चाचा से ले लो एनर्जी और रात में न्यूक्लियर वाली यूज़ कर लो। ठीक है, तो ये जो लिमिटेशन है रिन्यूएबल एनर्जी की उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। अब चलिए बात करते हैं लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस क्या हैं? पहली चीज़ है सिक्योरिटी कंसर्न। अगर पावर प्लांट, हिंदी बेकार है मेरी हैंड राइटिंग, लिख देता हूँ, फट गया तो क्या होगा, है ना? जैसे कि चेरनोबिल में हुआ था। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया था ना सोवियत यूनियन का, पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने। ठीक है, तो वैसे ही अगर फट गया तो दिक्कत हो जाएगी, जो लोग हैं वो मर जाएंगे, जो एरिया है वो जाने लायक नहीं रह जाएगा। ठीक है, कब तक नहीं रह जाएगा? 100, 150, 200 साल तक। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है और रेडिएशन रहता है तो नो गो जोन ही हो जाती है वो एरिया। ठीक है, दूसरा क्या है कि सेफ्टी का इशू है। ठीक है, वैसे सिक्योरिटी सेफ्टी एक साथ लिख सकते हैं। अब कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे यहाँ तो होते रहते हैं ना अटैक। ठीक है, कौन है, हाफिज़ सईद है ना, हाँ वो बैठा है। ठीक है, तो ये लोग क्या है कि कुछ ना कुछ करने की सोचते रहते हैं इंडिया के साथ। ठीक है, तो अगर इन लोगों ने धोखे से अटैक कर दिया तो हमारा क्या है, फट जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर, और फट गया तो फिर यही हो जाएगा, ऊपर समझ चुके हैं। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है वेस्ट डिस्पोजल का। ठीक है,
माना कि जब 3 स्टेजेस पूरी हो जाएंगी तो थोड़ा कम जनरेट होगा वेस्ट, रिड्यूस हो जाएगा। पर अभी तो पूरी हुई नहीं है, अभी तो दूसरी स्टेज पे ही चल रहा है, ठीक है। अभी हम लोग सेकंड स्टेज पे हैं, उसमें भी एक कलपक्कम ही है ना, हाँ चेन्नई के पास है, वहाँ पे एक प्रोटोटाइप ही है, ठीक है। अभी इंडस्ट्रियल उस पर नहीं आया है। जो थर्ड स्टेज है उस पर हम अभी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्टेज में हैं, मतलब कि हमारे पास अभी तक टेक्नोलॉजी है नहीं, हम उसको थ्योरी है हमारे पास, उसको हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो ये वेस्ट जनरेट हुआ इसका क्या करेंगे, इसको कहीं फेंक भी नहीं सकते हैं क्योंकि रेडिएशन है इसमें, जहाँ जाएगा कैंसर अंदर कर देगा, बीमारियाँ होंगी, आदमी मरने लगेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करें, कहीं स्टोर करके भी रखते हैं तो बहुत उससे रखना पड़ता है, ठीक है। कैप्सूल टाइप के होते हैं उनके अंदर स्टोर कर रखते हैं, और उनसे भी वो भी बहुत हीट हो जाते हैं तो उनसे भी एनर्जी जनरेट करवाते हैं, ठीक है। तो ये वेस्ट डिस्पोजल का इशू है, ठीक है। कितने हो गए, 3 हो गए, 5 चाहिए होते हैं ना हमें, चौथा बता रहा हूँ। देखिए क्या होगा कि इम्पोर्ट डिपेंडेंस है, ठीक है। यूरेनियम जो है हम 90% से ज़्यादा, मोर देन 90% जो है इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। कुछ माइंस अपनी जैसे झारखंड में हैं, माइन का नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो कुछ ही माइंस हैं अपने पास जहाँ पे हमारे पास यूरेनियम प्रोड्यूस होता है, मोस्टली हम इंपोर्ट करते हैं। तो जो दिक्कत क्रूड ऑयल के साथ थी वो उसके साथ भी है, जब तक हमारा थर्ड स्टेज नहीं डेवलप हो जाता, और थर्ड स्टेज में तो बहुत टाइम है, ठीक है। तो इमीडिएट टर्म में ये प्रॉब्लम तो है ही है। अब 5वां आ जाते हैं, इकोलॉजिकल कंसर्न। होता क्या है कि किसका यूज़ करते हैं, स्टीम का यूज़ करते हैं, बोले तो वाटर का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। कैसे कि हम पानी को, ये तबेला है हमारा, नीचे लगी हमारी न्यूक्लियर एनर्जी, पेंडल बना देते हैं, समझ जाओ, ठीक है। ये न्यूक्लियर एनर्जी लगी हुई है जो हमारे तबेले में पानी भरा हुआ है। अब इसके ऊपर हमने हाँ, इसके ऊपर हमने यहाँ पे लगा रखी है टरबाइन, ठीक है। अब ये इसको हीट करेगी, यहाँ से स्टीम जनरेट होगी, ये जाएगी, इसको घुमा देगी, इसको घुमा देगी तो हमारा इसमें लगा हुआ डायनामो वो मूव कर जाएगा, जिससे हमारी बिजली बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी जो पानी निकला है इसको वापस से नदी बहती जा रही है, ठीक है, तो उसमें छोड़ दिया जाएगा। अब एकदम से हॉट वाटर जाएगा इसमें, तो जो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब जैसे फिश है, केकड़ा है, ठीक है, और टॉर्टोइज है, ये जितने भी जीव जंतु हैं उनको एकदम से गर्म पानी मिलेगा तो उनकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी। अब ऐसा गुनगुना तो है नहीं है पानी, ठीक है, तगड़ा वाला गर्म होता है, तो इससे बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो 5 कंसर्न्स बता दिए हैं और एसएमआर भी समझ लिया है। अब इसके अलावा कुछ हमने स्टेप्स लिए हैं, जैसे आईएईए के अंडर में अपने वो कर दिए हैं, जो अपने हमारे पावर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, एनपीपीज़, इनको हम आईएईए के अंडर ले आए हैं। हमारा एनएसजी से हमें वेवर मिला था, ठीक है। एनएसजी वेवर के बाद हम आईएईए के साथ डील कर सकते हैं। डील तो वैसे भी कर सकते थे पर हाँ, हम रिकॉग्नाइज नहीं थी ना न्यूक्लियर पावर, ठीक है, तो हम इसको डील कर सकते हैं। तो अब हमारे जो रिएक्टर्स हैं वो आईएईए के अंदर हैं, उनके लिए हम फ्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं और हम पे बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। रिस्ट्रिक्शन ये रहेगी कि आईएईए बार बार चेक करेगा, ठीक है, कि हम कहीं उससे वेपन तो नहीं बना रहे हैं। खैर वेपन हम अपने वाले से बना लेंगे, इंपोर्ट वाले से बिजली बना लेंगे, ठीक है। आप कंक्लूजन पे बात कर लेते हैं। कंक्लूजन ये होगा मेरे हिसाब से, बाकी सबका कंक्लूजन अपना अलग से होता है, ठीक है। तो जो 2032 तक है एनर्जी डिमांड को हो जाना है मोर देन 800 गीगावाट, ठीक है। और जब इतनी डिमांड है तो इसकी सप्लाई कैसे होगी, इसकी सप्लाई के लिए हमें कुछ सोर्सेज चाहिए होंगे। सोलर हम कर रहे हैं पर एक लिमिट है, कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से विंड की भी लिमिट है, जहाँ तेज़ हवा चलती है वहीं लगा सकते हैं, सब जगह विंड मिल नहीं लगा सकते, इसी तरह सब जगह सोलर पार्क भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो जो बाकी इंक्रीमेंट आना होगा वो कैसे आएगा, वो हमें इन्हीं सोर्सेज से मैनेज करना पड़ेगा। जैसे बायोगैस वाला है, इसको हमें बूस्ट करना पड़ेगा, न्यूक्लियर को बूस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्रूड ऑयल हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कंक्लूजन में कि मतलब डेवलपमेंट होना चाहिए पर कॉशियस होना चाहिए, ठीक है। पूरे प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होना चाहिए, पब्लिक को समझाना चाहिए कि देखिए ये हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे देश के लिए, ठीक है। और उनकी जो चिंताएं हैं उनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम जो अपनी एनर्जी नीड है उसको पूरा कर सकते हैं। अब इसके बाद जो बचता है फ्यूजन, फिजन, ये सब क्या है, स्टैटिक टॉपिक हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये पता होंगे, नहीं पता है तो बताइएगा कमेंट में, तो इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। अभी मीन्स 2025 के हिसाब से कवर कर रहे थे तो मोस्ट प्रोबेबली हमने सारी डायमेंशंस कवर कर ली हैं। एसएमआर और अगर न्यूक्लियर पे भी 3 स्टेज पे क्वेश्चन आ जाता है तो हम कर लेंगे, क्वेश्चन इतने में ही आएगा। बाकी फ्यूजन और फिजन पे नहीं आने वाला है, पर फिर भी पता होना चाहिए, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, और नहीं पढ़ना है कुछ तो हमें बता दीजिएगा, हम उसको पढ़ के रिवाइज करके आपके लिए लेक्चर बना देंगे, ठीक है। विदा लेते हैं, आप कमेंट में बताइएगा कैसा लगा, ना अच्छा लगा हो तो भी बता दीजिएगा, क्या सुधार कर सकते हैं ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं फिर, बाय बाय।